आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से अपने सेल्स वर्क करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए, सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो अपने आप किस तरीके से पैक करता है एक सेल के अंदर। अब अगर सेल आपकी डिवीजन करती हो तो उसी के साथ डीएनए भी अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मीन्स कॉपिंग करता है और डॉटर डीएनए प्रोड्यूस करता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज हम इसे डिटेली पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। डीएनए रेप्लिकेशन में हम देखते हैं जैसे व्हेन द सेल reproduced, the DNA also should duplicate its self and to distribute equally in the daughter cell। अगर वो एक डीएनए अगर दो डॉटर सेल के इसमें दो डीएनए अलग अलग सेपरेटिंग हो रहे हैं, मीन्स डीएनए भी क्या हो रहा है, सेल के साथ कॉपी मीन्स रेप्लिकेट हो रहा है। तो ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए के दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इट्स परफॉर्म दिस टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। पहला है हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन और सेकेंड होता है ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। अब हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन मीन्स क्या होता है, व्हेन द डीएनए डायरेक्ट्स the synthesis of chemical of molecules other than itself। अब खुद का मटेरियल छोड़ के बाकी के मटेरियल्स बाकी के इसमें सिंथेसाइज्ड होना, उस प्रोसेस को कहा जाता है हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन। जैसे कि सिंथेसाइज ऑफ आरएनए का सिंथेसाइज होना, जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होती है ये डीएनए के, वहाँ पे हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन ये डीएनए अपना रेडी करता है। अब सेकेंड वन इज नाउ दी ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। ऑटो कैटालिटिक फंक्शन मीन्स क्या होगा, जब आरएनए डायरेक्ट द सिंथेसाइज ऑफ डीएनए इटसेल्फ, जब डीएनए जो है अगर वो डीएनए की इसमें डायरेक्टली सिंथेसाइज कर रहा है, डायरेक्टली उसका मटेरियल यूज हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को डीएनए की इसको कहा जाता है ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। जैसे एग्जांपल है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो प्रोसेस बाय विच, तो इसी से आपने डेफिनेशन कैसी हो जाएगी, द प्रोसेस बाय विच द डीएनए डुप्लीकेट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। जब डीएनए खुद को डुप्लीकेट करता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट्स थ्रू द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब डीएनए जो डुप्लीकेट्स करता है ये किस तरीके से करता है, सेमी कंजर्वेटिव मीन्स क्या, उस सेल में कुछ आधा पोर्शन पेरेंट्स का रहेगा और आधा कुछ न्यू, तो उसे कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये जो मोड थी सेमी कंजर्वेटिव मोड, ये प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटी-पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए ऑफ द स्ट्रैंड। डीएनए के दो पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 3' और दूसरा होता है 5'। उनके एंटी-पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हिसाब से वाटसन एंड क्रिक मॉडल ने ये प्रूव किया था कि डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट होता है। अब हम देखते हैं ये प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है। तो इसमें सबसे पहला होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इनका एक्टिवेशन होना, अब 4 टाइप्स के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। हमारे पास जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं वो होते हैं एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, ये 4 होते हैं। तो इस तरीके से हमारे न्यूक्लियोटाइड्स भी 4 ही हो जाएंगे। दैट इज नाउ DAMP, दैट इज डाइन्यूक्लियोटाइड एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से DGMP मीन्स डाइन्यूक्लियोटाइड ग्वानाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद DCMP साइटोसाइन के लिए हमने C यूज किया, सो डाइन्यूक्लियोसाइड
cytosine monophosphate, and DTMP means dinucleotide थाइमाइन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरीके से हमारे पास 4 मोनोफॉस्फेट्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है। अब यहाँ पे द एक्टिवेटेड बाय द एटीपी, और ये अपना एक्टिवेटेड होते विद द हेल्प ऑफ दिस एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। अब ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम से इसे एक्टिवेटेड होना शुरू हो जाता है। तो इनके इससे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, अब जैसे ही ये प्रोड्यूस हो गया तो इसका फिर रिजल्ट जो प्रोडक्शन होगा दैट इज DATP। अब ये DATP मीन्स क्या हो गया, डाइन्यूक्लियोटाइड एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। जो मोनोफॉस्फेट था अब ये क्या हो गया, ट्राइफॉस्फेट हो गया। DGTP मीन्स डाइन्यूक्लियोटाइड ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड DCTP जो प्रोड्यूस हो जाएगा डाइन्यूक्लियोटाइड साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड लास्ट वन इज DTTP मीन्स डाइन्यूक्लियोटाइड थाइमाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से हमारे 4 न्यूक्लियोटाइड्स रेडी हो गए, और ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोराइलेशन। इसके लिए हमने एंजाइम कौन सी यूज की थी, फॉस्फोराइलेज, और प्रोसेस कौन सी हुई थी हमारी, एटीपी ने उसे सपोर्ट किया था। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पहले मोड को एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बाद देखते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज क्या कहता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, या उसे ही इनिशिएशन पॉइंट भी कहते हैं। कहाँ से ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस स्टार्ट होती है, इट बिगिंस एट द स्पेसिफिक पॉइंट O ओरिजिन एंड टर्मिनेट्स एट पॉइंट T। अब जो जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है उसे ओरिजिन कहते हैं, और टर्मिनेट्स में एंड होती है उसे, वहाँ उस पॉइंट को हम T कहते हैं, ओरिजिन। नाउ द यूनिट ऑफ ओरिजिन इज फ्लैंक्ड इन बाय द T साइड्स, एंड द यूनिट ऑफ DNA इन विच रेप्लिकेशन ऑकर्स इज कॉल्ड द रेप्लिकॉन। अब जो DNA का रेप्लिकेशन यूनिट स्टार्ट होगा, जहाँ से स्टार्ट हो रहा ओरिजिन कह रहे हैं हम, जो DNA का मेन यूनिट रहेगा वहाँ से स्टार्ट हो, उसे कहते हैं हम रेप्लिकॉन। इन प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली वन रेप्लिकॉन। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ ओनली वन होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत सारे रेप्लिकॉन्स होते हैं इन टैंडम, टैंडम मींस इन सीरीज, इस तरीके से होते हैं। एट द पॉइंट O एंजाइम, अब जब पॉइंट A में यहाँ हमारी सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, और स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे हमारे एंजाइम यूज होती है, दैट इज नाउ एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज। जाके डीएनए के स्ट्रैंड्स पे यूज करेंगे, जो उसे डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करेगी टेम्पररी, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होने तक, उसके बाद फिर से वो डीएनए अटैच हो जाती है। तो डीएनए को एक स्ट्रैंड में कट कर दिया बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद होते हैं थर्ड प्रोसेस स्टार्ट, दैट इज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब आपने देखा होगा कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज नाउ द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब जिसे आपने देखा होगा कि डीएनए जो होता है ये किस तरीके से होते हैं, स्पाइरल होते हैं, मीन्स एक दूसरे के इसमें 3' एंड 5' जो होते हैं एक दूसरे के इसमें अटैचिंग होते हैं और गोल गोल ऐसे फिरते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों स्ट्रैंड्स पूरा मिक्स होते हैं। तो अब वो दोनों को सेपरेट करना है, मीन्स अनवाइंडिंग करना होता है, तभी ही वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रोसेस कर पाएंगे। तो थर्ड प्रोसेस है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए जो होती है एंजाइम डीएनए ही हेलिकेज ऑपरेट्स होती है, जो ब्रेकिंग विद हाइड्रोजन बॉन्ड, दो स्ट्रैंड के बीच में डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम यूज करती है, दैट इज नाउ डीएनए हेलिकेज। अब डीएनए हेलिकेज इन द ऑब्स्ट्रेट्स ऑफ at the vicinity of the O point and the strands of DNA separate and unwind। अब जैसे वो एंजाइम हमने यूज की तो उसे क्या हो जाएगा, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे एंड दिस अनवाइंडिंग इज बाई डायरेक्शनल। अब ये जो अनवाइंडिंग है ये बाई डायरेक्शनल होने की वजह से कंटिन्यूइंग ऐसे दिखेगी जैसे वाई शेप में रेप्लिकेशन फॉर्क हो, इस तरीके से। इच सेपरेटेड स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, और जो सेपरेटेड हुए हैं वो दोनों भी स्ट्रैंड ऐसे एक्ट करेंगे जैसे वो
टेम्पलेट है। इसके बाद द टू स्ट्रैंड्स आर प्रिवेंटेड फॉर रिकॉइलिंग। अब दोनों को सेपरेट तो कर दिया, फिर से अलग एक साथ नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए SSBP में सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स यूज करते हैं कि जो स्ट्रैंड जो हमने से अनबाइंडिंग की थी उसका रेप्लिकेशन होने तक वो फिर से रिजॉइनिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम एक दूसरा प्रोटीन यूज करते हैं, दैट इज SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। और इस तरीके से अब ये हमारा जो DNA है ये क्या हो गया, अनबाइंडिंग हो गया। अब हम यहाँ पे रेप्लिकेटिंग करेंगे, तो इसके लिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है रेप्लिकेटिंग फॉर्क। अब जो पॉइंट फॉर्म हो गया है हमारा, द पॉइंट फॉर्म ड्यू टू दिस अनवाइंडिंग एंड सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड, जो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और वो कैसे दिखते हैं, वाई शेप रेप्लिकेटिंग फॉर्क, और उसे ही कहते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क। एंड द अनवाइंडिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स इम्पोज स्ट्रेन विच is relieved by super helix relaxing enzyme। इसमें जो एंजाइम यूज करते हैं दैट इज नाउ सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग, जिसकी वजह से वो वाइंडिंग फिर से रिजॉइनिंग ना हो जब तक रेप्लिकेशन ना हो। उसके बाद सिंथेसाइज ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब जो हम ये रेप्लिकेटिंग किए थे अनवाइंडिंग के, अब सिंथेसाइज होगी न्यू स्ट्रैंड। Each separated strand act as a mold or template for the synthesis of new complementary strand। अब हर एक स्ट्रैंड जो होती है एक मूल की तरह वर्क करती है, उसे टेम्पलेट की तरह वर्क करती है एक न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ। It begins with the help of small RNA molecule like RNA प्राइमर। जैसे RNA प्राइमर जैसे वर्क करती है ये कॉम्प्लीमेंट्री RNA प्राइमर जो होता है एसोसिएटेड होता है विद द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अट्रैक्ट्स द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द सराउंडिंग न्यूक्लियोसोम। में RNA प्राइमर ये जो होते हैं ये 3' एंड से इंटर हो रहे हैं एंड अट्रैक्ट होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। एंड दिस न्यूक्लियोटाइड्स बीइंग टू दिस कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बैंड। अब जो न्यू स्ट्रैंड RNA प्राइमर हमने इंटर किया ये क्या करेगा, जो हमारे अनवाइंडिंग है इसके साथ लूपिंग अट्रैक्टिंग करेगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जैसे कि एडेनाइन अगर जिस टेम्पलेट्स में हो तो वो थाइमाइन के साथ अट्रैक्ट होगा, मीन्स E डबल बॉन्ड T। हमेशा एडेनाइन एंड थाइमाइन के बीच में डबल बॉन्ड रिलेशन होता है, या थाइमाइन एंड एडेनाइन के इसमें डबल बॉन्ड। लेकिन अगर ग्वेनाइन अगर हो तो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके साथ साइटोसाइन। सो ग्वेनाइन एंड साइटोसाइन का रिलेशन ट्रिपल बॉन्ड, G के साथ C बोलिए या C के साथ G, दोनों भी अगर हो तो उनका बीच में बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड। द newly bound nucleotides get interconnected by these phosphodiester bonds forming a polynucleotide strand। और इस तरीके से polynucleotide strand forming हो गई है। जो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो होगी इज ऑलवेज फॉर्म इन 5' to 3' डायरेक्शन। अभी जो पैरेलल में इसमें हमने जो न्यू स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है इसमें दोनों भी स्ट्रैंड होती 5 to 3 एंड 3 to 5, लेकिन जो हमारी न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो जाएगी ये हमेशा रेडी होगी 5' to 3' डायरेक्शन में। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। अब किसे लीडिंग कहते हैं एंड किसे हम लैगिंग कहते हैं। द टेम्पलेट स्ट्रैंड विथ फ्री डैश एन इज कॉल्ड द लीडिंग टेम्पलेट। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो 3' एन के साथ फ्री है उसे कहते हैं हम लीडिंग टेम्पलेट, एंड विथ फ्री 5' एन और जो 5' एन की तरफ होती है टेम्पलेट्स उसे कहते हैं लैगिंग टेम्पलेट। The process of replication always starts C3 of template strand and proceed toward the C5 end। हमेशा C3 से C5 होता है, हमेशा इसी स्ट्रैंड से वर्क होता है रेप्लिकेशन का। At both the strands of parental DNA, अब दोनों जो हमें दिखेंगे स्ट्रैंड पेरेंटल DNA आर एंटी पैरेलल, दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, और न्यू स्ट्रैंड्स ये हमेशा रेडी होगी 5 to 3' एन। One of the newly synthesized strand develops continuously। एक बार अगर newly synthesized strand रेडी हो गई डेवलप हो गई
तो क्या हो जाएगी वो कंटिन्यूसली टूवर्ड्स रेप्लिकेटिंग फॉर्म, और उसे ही हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। बढ़ती जाएगी उसके न्यूक्लियोटाइड्स। एंड अनदर जो न्यू स्ट्रैंड है वो डेवलप डिसकंटिन्यूसली अवेयर। दूसरी स्ट्रैंड क्या होती जाएगी, डिसकंटिन्यू, थोड़ी दूर दूर होती जाएगी रेप्लिकेटिंग फॉर्म के पास, उसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। पहले हमने क्या कहा था, लीडिंग एंड लैगिंग टेम्पलेट्स, अब क्या कह रहे हैं हम, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग जो स्ट्रैंड होती है वो क्या करती है, रीच कंटिन्यूसली टूवर्ड्स रेप्लिकेटिंग फॉर्म, रेप्लिकेटिंग फॉर्म के पास टूवर्ड्स जाती है। एंड लैगिंग जो होती है इट इज नाउ डिसकंटिन्यूसली अवे, डिसकंटिन्यूसली अवे, थोड़ी थोड़ी दूर होती जाती है, और डिसकंटिन्यूसली उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जो डिसकंटिन्यूसली होती है उसी कहते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। तो इसे आप देखते हैं, डीएनए सिंथेसाइज ऑन लैगिंग फ्रैगमेंट्स, टेम्पलेट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स। इसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट डिसकंटिन्यूसली हो रहे हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में हो रही है, उसे हम कहते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। इसे जो है साइंटिस्ट का नेम दिया गया है, ओकाज़की साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रूव किया था कि जो न्यू स्ट्रैंड्स एंटर हो रही है वो डिसकंटिन्यूसली एंटर हो रही है। तो इसकी इन्वेंशन के इस पे नाम दिया गया है उस स्ट्रैंड को ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। ओकाज़की फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड बाय द एंजाइम डीएनए लिगेज। यहाँ पे डीएनए लिगेज एंजाइम यूज होता है। देन जैसे डीएनए एंजाइम लिगेज एंटर होता है तो वैसे ही आरएनए प्राइमर्स जो होते हैं रिमूव किए जाते हैं बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंड रिप्लेस्ड बाय डीएनए सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। और इस तरीके से डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड प्रोकैरियोट्स एंड डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड यूकैरियोट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, और आरएनए प्राइमर्स को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस वन डीएनए पॉलीमरेज। अब फाइनली हमें क्या मिल रहा है, डीएनए गायरेज एंजाइम फॉर्म्स। अब क्या हो गया, हमारा डबल हो गया है, हमें न्यू स्ट्रैंड्स मिल गए, एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 मिल गए हैं। सो डीएनए गायरेज एंजाइम्स क्या करेगा, वो दोनों को फिर से डबल हेलिक्स कर देगा, और इस तरीके से एक डीएनए से हमें 2 डीएनए डॉटर मॉलिक्यूल्स मिले। तो लास्ट पॉइंट हो जाएगा मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। एट द एंड ऑफ दिस रेप्लिकेशन, जैसे रेप्लिकेशन के एंड में 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए हैं रेडी। इन ईच डॉटर डीएनए, एक डॉटर डीएनए में 1 स्ट्रैंड इज पैरेंटल। अब हर एक डीएनए किसमें एक स्ट्रैंड क्या होगी, पैरेंटल की, और दूसरी क्या है, हमने न्यू एंटर की है। एंड अदर वन इज टोटली न्यू सिंथेसाइड, दूसरी टोटली न्यू है। ओकाज़की फ्रैगमेंट्स हमने एंटर किया था आरएनए प्राइमर से, उससे वो टोटली न्यू आ गई है। एंड दस इसी तरीके से हर एक डीएनए में 50% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मदर डीएनए। तो क्या हो गया, 50% मदर डीएनए और दूसरा 50% न्यू है। तो क्या हो गया, उसके मदर के कैरेक्टर्स जो है वो रिजर्विंग है, तो इसीलिए इसे डिस्क्राइबिंग किया जाता है एज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो इस तरीके से हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है रेप्लिकेट होते हैं और न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, कब, इन अ सेल डिवीजन प्रोसेस में। तो इसीलिए हमारा डीएनए जो होता है, हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बहुत ही ये यूज़फुल होता है। मीन्स हमारे जीन्स और डीएनए ये कभी कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसके साथ क्या हो जाता है, हमारे मदरिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, पुराने कैरेक्टर रहते ही हाफ 50% एंड ओनली 50% इज एडेड। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस यहाँ पे आपकी कंप्लीट होगी। ओके, बाय।